हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरे जो वीडियो है ये आपका जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें एक टॉपिक है एआई के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एथिकल इश्यूज़, एआई के बारे में नॉलेज। लास्ट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लार्जली थ्योरेटिकल ही है, कोई न्यूमेरिकल उसमें नहीं बनेगा। टेक्निकल टर्म्स हैं और कुछ आपकी जनरल अवेयरनेस की टर्म्स हैं। मेरा आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो आपका जो इस टॉपिक का लास्ट सब कंपोनेंट है एआई की एडवांटेज, लिमिटेशन और इसके एथिकल इश्यूज, उससे रिलेटेड है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये हमारा पहला टॉपिक होना चाहिए। मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। इसके पूरे सिलेबस आपका जो ये वाला टॉपिक है इसके 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 पार्ट में मैं आपको लेक्चर दूंगा इसके। ये आप ऑलरेडी अवेयर हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह का जो पार्ट्स इसमें कैसे डिवाइड किया गया है, दिस यू आर ऑलरेडी अवेयर। तो इसमें जो जनरल स्टडीज़ है फ्रेंड्स उसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो वाला पार्ट है आपका। एंड जनरल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ये आप कर रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी। उसके बाद पार्ट बी है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये सारे का सारा पार्ट उसमें दे रखा है। और उसमें अगर आप जाएंगे लास्ट टॉपिक में, तो लास्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, ये आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर जो आपका है, इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट सब टॉपिक है वो है एडवांटेज, लिमिटेशन, एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई। आज का डॉक्यूमेंट उसी से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया भी है, इसी डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। और योरपीडिया का आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको टॉपिक दिया गया, उसका कंटेंट दिया गया और टीचर ने आपको पढ़ाया और उससे आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो आज का हमारा लेक्चर एडवांटेज, लिमिटेशंस और एथिकल इशू से रिलेटेड ही है। तो ये हमारा टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक को। एडवांटेजेस एआई की क्या हैं? सबसे पहले तो आप एडवांटेजेस जब पढ़ोगे, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले आप इसके हेडिंग्स पे फोकस करो। नीचे हर एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और एथिकल इश्यूज में से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी फ्रेम किए हैं कि इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो एडवांटेज ऑफ एआई में सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा एडवांटेज जो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्यों यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इससे आपकी एफिशिएंसी, काम करने में एफिशिएंसी बढ़ती है। किस तरह की एफिशिएंसी? खासकर जिसमें रूटीन वर्क है और जिसमें आपको ऑटोमेशन करना है। रूटीन वर्क कि भाई मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना, क्रिएटिविटी नहीं लगानी। दिमाग और क्रिएटिविटी में अभी भी नेचुरल इंटेलिजेंस जो है फार बेटर है, क्योंकि उसमें इमोशंस होती हैं, ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस डालता है, ह्यूमन बीइंग कई तरह की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभी भी डालता है, लेकिन एआई तो उतना ही सोचेगा जितना हम उसको ट्रेन करेंगे। तो उन काम के लिए जिसमें ऑटोमेशन है, रेपिटेटिवनेस है, रूटीन काम है, उसमें तो बहुत एफिशिएंसी हमारी मिल जाती है। तो हम रूटीन और टाइम कंज्यूमिंग जो टास्क है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये आपको डिटेल में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू यूज ऑफ एआई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ, जो रूटीन और टाइम कंज्यूमिंग काम है वो एआई से इफेक्टिव हो जाते हैं। ये ऑपरेशन जो है वो फास्टर कर सकता है, ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में, और जिससे आपके एरर्स कम हो सकते हैं। जैसे कस्टमर सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, शेड्यूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे सारे काम जहाँ ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ पे बेसिकली आपको जो रेपिटेटिव वर्क पे है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो वहां पे इस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव काम है वहां पे एआई की जगह अभी भी आप नेचुरल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट हो। तो एआई का ज्यादा बेनिफिट कहां है? जहां वर्क आपका रूटीन टाइप का है, रेपिटेटिव टाइप का है और जहां पे आपको ऑटोमेशन से हेल्प होगा। और कहां पे एआई को आप यूज करना, अवॉइड करना चाहिए? जहां बहुत क्रिएटिव चीज है, जहां पे आपने R&D करनी है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक चीज है, वो आपको करना चाहिए। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो सर्विस है और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है जो ऑर्गेनाइजेशन रूटीन काम से रिलेटेड है। अब ऐसा बहुत सा काम है जहां पे अभी भी एआई यूज नहीं हुआ, क्योंकि एआई जो है वो ऐसा मॉडल है जिसको आपको डेवलप करना पड़ता है, जिसमें आपको इनपुट डालनी पड़ती हैं, और जहां पे इनपुट डालने की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो काम एआई ने करके वो आपका नेचुरल इंटेलिजेंस कर सकता है।
डिसीजन मेकिंग इंप्रूव क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ जाती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग को पैटर्न नहीं नजर आएगा, क्योंकि पैटर्न देखने के लिए बहुत सा डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेसेस हैं वो एआई का यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एआई यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में भी एआई यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स को, जहां डिजीज़ है उसको डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट रिकमेंड करना है। सो बेसिकली डाटा ड्रिवन जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे एआई आपका बहुत यूज़फुल है। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं। जैसे आपका एआई का यूज़ मेडिकल में, अगर हेल्थ केयर में देखा जाए तो पेशेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, या ड्रग जो आपका डिस्कवरी है उसमें जब डाटा आपके पास आ जाएगा तो डाटा बहुत चीज़ें आपको देता है। हर इंडस्ट्री के अंदर डाटे का बेनिफिट, आपका डाटा एनालिसिस का बेनिफिट होता है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे फाइनेंस है, वो सारे के सारे में आपका डाटे का बेनिफिट होता है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम यूजिंग एआई बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेसिकली नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर एआई के यूज़ करने से। सबसे बड़ी बात, ह्यूमन बीइंग 24/7 काम नहीं कर सकता, अवेलेबल नहीं हो सकता, और जो एआई सिस्टम है वो आपके 24/7 काम कर सकते हैं। जैसे एआई पावर्ड चैटबॉट का एक काम होता है कि आपको ढूंढ के बताना कि किसी की इंक्वायरी तो नहीं है, उसको आंसर करना। सपोज किसी ने मैसेज डाला, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मेरे को कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डालेगा और मैं सो गया हूँ तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को 7-8 घंटे सोना भी होता है। लेकिन जो एआई चैटबॉट है वो तो अवेलेबल है, वो तो जाग रहा है, कोई क्वेरी आई उसने इमीडिएटली आंसर कर दिया, लार्जली क्वेश्चंस के आंसर उसने वहीं पे कर दिए। तो अगर चैटबॉट है, वर्चुअल असिस्टेंस आपको मिल रहा है, तो 24/7 आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीन है। लार्ज वर्कलोड है, उसको हैंडल किया जा सकता है, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स की इंटरेक्शंस को बहुत सेकंड्स में किया जा सकता है, ये उसका एक एडवांटेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट ये है कि रेपिटेटिव जॉब्स को इसमें बहुत आसानी से किया जा सकता है। जॉब्स जो रेपिटेटिव हैं, मोनोटोनस हैं, रूल बेस्ड हैं, उनको किया जा सकता है। डाटा एंट्री, इनवॉइस प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ईमेल फिल्टरिंग, असेंबली लाइन ऑपरेशन, इन सब को हम जॉब्स को इसके थ्रू कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो एआई के थ्रू रिप्लेस की जा सकती हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जिनको एआई के थ्रू रिप्लेस नहीं करना चाहिए, वहाँ पे एआई को अभी अवॉइड करना चाहिए, या वहाँ पे उसका एआई का बेनिफिट नहीं होगा। कॉस्ट रिडक्शन, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपने मैनुअल लेबर को कम कर दिया। जैसे बहुत सी कंपनीज हैं जो ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका काम एआई के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, या जो लोग एआई चलाना जानते हैं, यूज़ करना जानते हैं, वो उन लोगों का काम कर दे रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल 4 लोगों का काम कर दे रहा है। सो इस तरीके से वो चीज़ हो जा रहा है। सो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी एआई के थ्रू हो सकती है, जिसमें इक्विपमेंट फेलियर्स कम हो जाएंगे। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की फेलियर्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका सारे का सारा एआई के थ्रू हो सकता है। डाटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस, बहुत सा डाटा इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, उसको हाई स्पीड पे एनालाइज करना, और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करना, ये भी आपका डाटा एक्विजिशन और एनालिसिस से रिलेटेड है सारी की सारी चीज़। ये फ्रेंड्स आपका एडवांटेज थे। लिमिटेशंस क्या हैं एआई की? ह्यूमन इमोशंस और क्रिएटिविटी इसके अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया कि कहाँ पे एआई और ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस है। ह्यूमन बीइंग की इमोशंस है, वो जो डिसीजन लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जब भी कोई डिसीजन लेगा तो इमोशंस उसमें एक पार्ट होगा, और वो जेन्युइन एम्पैथी, कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी पार्ट इसमें होगा, जो ये वाली फीलिंग्स हैं ये एआई के अंदर नहीं होती। तो ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो बेसिकली इन चीज़ों से अफेक्ट होती है। इमोशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन क्रिएटिविटी के पीछे। तो अगर ये चीज़ें हैं नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता, इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो नहीं हो सकती। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम होती क्या है, इसको समझ लो, ये बहुत बड़ा एक लैकुना है एआई का। सो जितने भी डीप लर्निंग सिस्टम्स हैं वो ब्लैक बॉक्स की तरह से काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एआई इंटरनली क्या सोच के डिसीजन दे रहा है, उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, एल्गोरिदम क्या है, ये बनाने वाले को भी नहीं पता कि वो अंदर इंटरनल एल्गोरिदम क्या है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है
उसको इंटरप्रेट या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बेसिकली एआई कैसे किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचा ये नहीं पता लगता। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जैसे कोई बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन है कि क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस करना है, तो कई डॉक्टर डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, वो क्यों इस डिसीजन पे पहुंच रहा है, लेकिन एआई आपको रिजल्ट आंसर तो दे देगा, लेकिन क्यों वो उस पॉइंट पे पहुंचा ये नहीं बताता। वो ये बता देगा मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन क्यों उसको ऐसा लग रहा है वो इंटरनल नहीं बताता, इसीलिए उसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और वो ये नहीं बता पाता कि ये डिसीजन ऐसे क्यों वो पहुंचा है। तो बेसिकली एक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू उसके साथ है और बायस्ड डिसीजन कई बार ये दे देता है और एग्जैक्ट कॉज क्या है उसका जो डिसीजन है वो ये नहीं बताता। अच्छा, जो एआई है वो उतना ही आपको सही आंसर देता है जितना वो ट्रेंड है डाटा के ऊपर। अगर मैं एआई को गलत डाटा दे दूं तो वो गलत डाटा के हिसाब से आंसर करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं एआई को ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव उसको बोलना है, तो पॉजिटिव के हिसाब से एनालिसिस करेगा। अगर मैं एआई को ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी अच्छी है, ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, तो वैसे करना स्टार्ट कर देगा। अगर एआई को मैं बाइसिंग सिखा दूं मेल फीमेल के बीच में, तो एआई वैसा करना स्टार्ट कर देगा। तो एआई बेसिकली जो भी है डाटा उसके ऊपर ट्रेंड होता है और उस डाटा अगर वो डाटा ऑथेंटिक नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, तो बाइसिंग उसमें आ जाती है। ये भी बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। इम्प्लीमेंटेशन, अब हम जानते हैं कि बहुत बड़े डाटा सेंटर्स यूज़ होते हैं एआई के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। एक सर्च जो आप चैट जीपीटी पे लगाते हैं उसके पीछे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सा हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और एआई सिस्टम को चलाने के लिए हमें बहुत ही एम्प्लॉइज ट्रेंड होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी दिलवानी होती है। तो ओवरऑल एआई सिस्टम को चलाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी आप एआई यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। इनिशियली आपको बेसिकली अगर अच्छी क्वालिटी का आउटपुट चाहिए तो आपको बेसिकली वो आपको अपने मैन पावर को उसमें बहुत सा ट्रेन करना पड़ता है और ट्रेनिंग इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। तो क्वालिटी ऑफ द इनपुट डाटा से डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डाटा। तो क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डाटा डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ द इनपुट डाटा। इसलिए अगर आपने डाटा गलत दे दिया तो आउटपुट आपकी अच्छी नहीं आ सकती। इसलिए आपको इनिशियल जो है वो ट्रेनिंग जो देनी है एआई की, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए डाटा चाहिए। ऑब्वियसली एआई आने से जॉब्स चली जा रही हैं, बहुत सी जॉब्स ऑटोमेट या रेपिटेटिव या जो आपके रूटीन जॉब्स हैं वो ऑटोमेट हो रही हैं। बहुत से वर्कर अपनी जॉब लूज़ कर रहे हैं, उनको नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी अगर जॉब में रहना है, और वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। एथिकल बायसेस आ रहे हैं। अगर ट्रेनिंग डाटा बायस्ड है, अनफेयर है, तो एआई भी अनफेयर या बायस्ड आउटकम उसमें आपको देता है। तो एआई जैसे ट्रेन होगा, अगर कोई चैट जीपीटी आपका अमेरिकन मॉडल है या डीप सीक आपका चाइनीज़ मॉडल है या इंडिया कोई मॉडल निकालता है, तो ये जितने भी मॉडल हैं ये उस पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, उस कंट्री के हिसाब से बनाए जाते हैं या उस पर्टिकुलर कल्चर के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से ये आंसर भी करते हैं। तो एआई के जितने भी मॉडल हैं वो बायस्ड मॉडल होते हैं अगर उनको इनपुट वैसी गई है। लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट और क्रिएटिविटी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर कि आपका जो मॉरल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस है वो उसके अंदर है नहीं इन मॉडल्स के अंदर, और वो एक मेन इसका लैकुना रहता है। सिक्योरिटी रिस्क ऑब्वियसली इसके अंदर होते हैं, क्योंकि आप डाटा के साथ डील कर रहे हैं। आपने देखा है कि आप कोई सर्च कर रहे हैं अगर नेट के ऊपर, तो आपको आपका एक परचेज बिहेवियर वहाँ से डी कोड हो रहा है और आपको उसी तरीके की चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट भी होती हैं कि आप ये अगर खरीदना चाहें। तो वैसे ही सीरियस साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न इसमें आते हैं, और हैकर जो होते हैं वो आपका बेसिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सेंसिटिव डाटा आपका स्टील कर सकते हैं, और आपका साइबर अटैक्स वगैरह एक चैलेंज इसके साथ रिलेटेड है। तो सिक्योरिटी चाहे आपका डाटा से रिलेटेड है या चाहे बाकी चीज़ों से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, डीप फेक, एआई जनरेटेड स्कैम है, ऐसे बहुत से आगे कमिंग टाइम में आपको स्कैम होने के चांस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज़ में एल्गोरिदम बायस क्या है। एल्गोरिदम बायस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो एआई सिस्टम है वो लर्न कहाँ से करता है, डाटा के साथ।
अब डाटा जो आप डालते हो, पर्टिकुलर सोशल डाटा, रेशियल जेंडर बेस्ड डाटा, इकोनॉमिक डाटा, जो भी आप डाटा डाल रहे हो उसके बेस पे वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है। अब एआई जो है सिस्टम, वो अपने आप को वैसे ही ट्रेन करेगा जितना आप डाटा दोगे। तो बेसिकली आपका जो एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें थोड़ा बाइसिंग इसके थ्रू होता है। जैसे अगर आपने किसी को ट्रेन करना है, आपने किसी को हायर करना है, तो आप जब किसी को हायर करोगे, एआई सिस्टम यूज़ करोगे, तो वो एआई बाइसिंग उसमें करता है। तो जैसे आपने एआई को ट्रेन किया है, जैसे आप उसको बताओगे कि मेल फीमेल, दिस एज ग्रुप, दैट एज ग्रुप, जो वाइट फेलो, ब्लैक फेलो, आपने उसको ट्रेन जब किया तो वो एक बायसिंग डेवलप करता है। तो एल्गोरिदम बायस एक सबसे बड़ा एथिकल इशू इसके अंदर है। फेयरनेस और अनबायस्ड ट्रेनिंग डेटा देना एक मेजर चैलेंज है, और वो एक बेसिकली आपका एथिकल कंसर्न है। अब देखो, इंडिविजुअल तो वो चीज़ अपने मन में रखता है। इंडिविजुअल को अगर बाइसिंग है किसके साथ, तो कई बार उसको कंट्रोल भी कर लेता है या अपने मन में रखता है। लेकिन जो एआई है वो हमेशा ऐसा नहीं कर पाता है, वो कई बार ओपन भी होती है। डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, क्योंकि बहुत सा अमाउंट ऑफ डाटा आपने इंक्लूड करना होता है इसके अंदर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन डाटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेडिकल डिटेल, ऑनलाइन बिहेवियर, सारे का सारा ये वो चीज़ है जो आपकी बेसिकली यहाँ पे चली जाती है। जैसे आपने ब्राउज किया कोई चीज़, वो आपको पता लग गई, लोकेशन आप कहाँ पे हो, फाइनेंशियल आपके रिकॉर्ड, आपके मेडिकल डिटेल्स, ऑनलाइन आपने क्या देखा, ये सारा पता लग जाता है, जिससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी मेरे को पता लग जाती है, और आपके पर्सनल डाटा का मिसयूज किया जा सकता है। सो बेसिकली जो डाटा प्रोटेक्शन है, अगर वो सही ना हो तो ये एथिकल कंसर्न है। अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी, एआई सिस्टम जो है, आप सोचो रोबोट और ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस क्या है। रोबोट को आप सजा नहीं दे सकते, रोबोट अकाउंटेबल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर रोबोट के हाथ में बंदूक दे दी, आपने बोला कि नहीं जब तक इसको आप ट्रेन नहीं करोगे फायर नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली आप डरोगे। एक ह्यूमन बीइंग है, उसको अपने मरने का भी डर होता है, इनको नहीं होता। तो ये मशीन है बेसिकली। तो एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसकी जो लायबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा डाउट है। तो एआई सिस्टम हार्म कर सकता है, इनकरेक्ट डिसीजन ले सकता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना डिफिकल्ट होती है। ब्लेम किसके ऊपर आप डालोगे? ऑब्वियसली आप एआई के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात आजकल कर रहे हैं, आप डर के इसके अंदर बैठते हो। अगर ड्राइवर कोई होगा तो उसको अपने मरने का भी डर होगा, लेकिन एआई ड्रिवन कार, आप सोच के देखो, मैं आपको बोलूँ इस कार में बैठ जाओ, ये एआई ड्रिवन है, आप डरते डरते जाओगे कि यार ड्राइवर तो है नहीं, ड्राइवरलेस कार है, क्या मेरे को ठिकाने पे पहुंचा देगी, तो आप डरोगे उसमें। तो ये बेसिकली है तो मशीन ही, अगर उसमें कोई माल फंक्शनिंग आ जाए तो कैसे करोगे आप, ये बेसिकली एक मेन ट्रबल है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आजकल एक चैलेंज है कि लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं। रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो रही हैं, और ह्यूमन परफॉर्म करता था पहले जॉब्स, अब ये जॉब्स आपकी जा रही हैं। ऑटोमेशन ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया है, ये भी एक एथिकल इशू है। तो लास्ट के जॉब डिस्प्लेसमेंट एक और चैलेंज है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जैसे डीप लर्निंग सिस्टम जो हैं वो बहुत ही कम्प्लेक्स बेस में काम करते हैं, जो ब्लैक बॉक्स की हमने बात की। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ये हमें ये नहीं पता होता कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे एआई कैसे पहुंचा। जैसे अगर सपोज मैं किसी डॉक्टर को बोलूं कि ये मेरे सिम्टम्स है, डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा मेरे को लग रहा है कि आपको ये इशू है। तो मैं उस डॉक्टर से भी पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो वो फिर बताएगा कि देखो ये सिम्टम्स है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन एआई से अगर तुम पूछो कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, वो बोलेगा ये। तो हाउ डिड यू रीच टू दिस कंक्लूजन, आप कैसे पहुंचे? तो इंटरनल वो चीज़ उसका बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसमें बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जो एथिकल कंसर्न्स, अनएक्सप्लेन्ड डिसीजन बेसिकली आपका डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है, एथिकल कंसर्न क्रिएट करता है। राइट, तो ये एक मेन बेसिकली पॉइंट है। सिक्योरिटी थ्रेट, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिक्योरिटी का एक मैलिशियस पर्पस, हार्मफुल सिक्योरिटी रिस्क इसमें क्रिएट होने के चांस होते हैं। जैसे एआई जो है वो ऑटोमेटेड हैकिंग, फिशिंग, डी फेक क्रिएशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी उससे होने के चांस होते हैं। तो 5 पिलर के हैं एआई के। तो व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ एआई एथिक्स? ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये 5 हैं। इनको ढंग से आपने याद करना है। फ्रेमवर्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डेवलप करना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड है। ट्रांसपेरेंसी मतलब एक्सप्लेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आपको एआई सिस्टम ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि जो इसको डेवलप कर रहा है उसको डाटा, एल्गोरिदम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की उसको सारा बताना है कि ये एआई सिस्टम कैसे काम करता है।
क्योंकि एआई सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो मैंने इसको क्या डाटा दिया है, ये कैसे सोचता है, कैसे इस डिसीजन में पहुंचेगा, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, सारे ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट करे, और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, मतलब सबको इंक्लूड करे, प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स उसमें होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल होना चाहिए। जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर, वो अपने सिस्टम को यूज़ करने के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें। सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे आज आप देखो जितने भी चैट जीपीटी या बड़े बड़े एआई टूल हैं वो बहुत ज़्यादा डाटा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, डाटा सोर्स एनर्जी कंज्यूम करता है, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इतनी एनर्जी की? क्या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है? तो फ्रेंड्स, ये था सारे का सारा आपका टॉपिक, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज, फिर चैलेंजेस और एथिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया, और ये उसके नीचे जो हमने क्वेश्चंस करते हैं। तो जब आप इस सारे टॉपिक को समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, और फिर ये क्वेश्चंस आप नीचे जो दिए हैं उनको लगा लेंगे, आई एम श्योर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर आपको इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था, इसको रिवाइज कर लो, और बाकी जो 3-4 टॉपिक है वो भी हम जल्दी ही इसके कर लेंगे। थैंक यू।